Dear students, today we are discussing part fourth of the schools of management thought और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज द नियो क्लासिकल स्कूल। जैसा आपको पहले के लेक्चर्स में बताया गया है, नियो क्लासिकल स्कूल में हम इंक्लूड करते हैं दो अप्रोचेस को। पहली है द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच और दूसरी है द बिहेवियरल साइंस अप्रोच। दोनों में डिफरेंस है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। 1920 और 1935 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, इलिनॉइस यूएसए में। और को इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे जॉर्ज एल्टन मेयो और उनके साथी। और इसमें हम शामिल करते हैं दो और लोगों को, जिसमें मास्लो और मैकग्रेगर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मास्लो को हम जानते हैं, नीड हायरार्की उन्होंने बताई थी और आवश्यकताएं जो हैं उनसे रिलेटेड मोटिवेशन की जो थ्योरी इन्होंने बताई, उसको हम यहाँ पर डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उसका योगदान इस ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में ज़रूर है। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रभावित है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से। जब क्लिक्स की बात हुई, इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात हुई और उसमें जब प्रोडक्टिविटी की बात हुई, उसमें इल्यूमिनेशन और रिले एक्सपेरिमेंट किए गए, उनसे जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन के बेसिस पर जो मैक्सिमम आइडियोलॉजी है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, उसको यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई जो क्लासिकल स्कूल में शायद नहीं थी। क्लासिकल स्कूल में हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच को और फंक्शनल, या कह लीजिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को जो पढ़ा, उसमें ये सब बातें नहीं थी। लेकिन जब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ, तब इस तरह की बातें की गई कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोशल सिस्टम है जिसमें कि इनफॉर्मल जो ग्रुप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनके बीच में जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा इरेशनल हो जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेशनली बिहेव करना थोड़ा सा हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हेलो इफ़ेक्ट्स और बायसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि कोई भी व्यक्ति रेशनल बिहेव कर ही नहीं पाता। तो रेशनल बिहेवियर जो होता है वो एक तरह से स्टैंडर्ड है, उनके आसपास उसको फॉलो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से रेशनल बिहेवियर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रेशनल बिहेवियर से आप सिंपली इतना समझिए कि जो उचित व्यवहार है उसकी अपेक्षा कहाँ पर की जाती है, कहाँ पर नहीं की जाती। तो क्योंकि यहाँ पर बाइसेस हैं, बाइसेस के साथ में दूसरे जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो हैं, तो वहाँ पर रेशनल बिहेवियर नहीं हो सकता। तो इन स्कॉलर्स ने भी यही बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो ऑफिसर्स हैं, जो या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो लोग कभी भी रेशनल बिहेवियर नहीं करते। एक बात जो साइंटिफिक अप्रोच से मैच खाती है इसमें, वो ये है कि मॉनेटरी गेंस को उन्होंने भी दरकिनार किया था कि वो सोलली वो अकेला मोटिवेटर नहीं है। और इन्होंने भी यहाँ पे माना कि जो मॉनेटरी गेन है वो सोल मोटिवेटर्स नहीं होते। तो यहाँ पर एक ये बात मैच कर रही है। एक डिस्ट्रक्टिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन। कैसे भी करके वर्कर्स का पार्टिसिपेशन करना चाहिए, जो उसको बढ़ाने की
कोशिश होनी चाहिए। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि वर्कर्स अपने काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उतनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। पीपल ओरिएंटेड स्किल्स की जब बात की जाए तो वहाँ पर ट्रेनिंग, टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये अप्रोच ये स्ट्रेस देती है कि जो वर्कर्स हैं वो खुश रहें। यदि वो खुश रहेंगे, उनके मन में तनाव नहीं होगा, तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो प्रोसेसेस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन पर स्ट्रेस नहीं दिया है, या जो संस्था की जो बनावट है उस पे भी इन लोगों ने स्ट्रेस नहीं दिया, यानी कि हिरार्की ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने स्ट्रेस दिया है उन सभी फैक्टर्स पर जो जुड़े हुए हैं सीधे एम्प्लॉयज से, जो वर्कर्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये स्कूल ये बताता है कि जो वर्कर्स का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा अधिक, उनकी प्रक्रियाओं से भी अधिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि उस व्यवहार को कंसिडरेशन में लाया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ का जो एंगेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और पहली बार हॉथॉर्न में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि इनफॉर्मल ग्रुप्स बने। तो वर्कर्स जब भी साथ में काम करेंगे उनके बीच में इनफॉर्मल ग्रुप्स बनेंगे। वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, हो सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करें, जिससे क्या होगा कि उनके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनमें थोड़ा सा वो डिक्रीज़ होंगे, गिरावट आएगी, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो सुपरवाइजर्स हैं वो वर्कर्स को, और जो वर्कर्स हैं वो अपने सुपरवाइजर्स को प्रॉपरली चीज़ों का कम्युनिकेशन करें, ताकि बीच में किसी भी एम्बिग्युइटी डेवलप ना हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया है हैप्पीनेस ऑफ वर्कर्स को। तो ये इसीलिए इसी का इसका नाम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, कि जो मानवतावादी जो फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर कंसीडर किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियरल साइंस अप्रोच को। बिहेवियरल साइंस अप्रोच को आप कुछ इस तरह से समझिए कि जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है उसको समझने के लिए कुछ हद तक साइंस का सहारा लिया गया। यहाँ पर जो साइंटिफिक मेथड्स हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उनकी बात नहीं की गई है। यहाँ पर व्यवहार को समझने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया गया। आप इसको इस तरह समझिए। इनमें जो स्कॉलर शामिल हुए वो वास्तव में बहुत रिनोन है, खास करके मैक्लीलैंड, रेंसिस लिकर्ट और हर्सबर्ग। व्रूम भी बहुत फेमस है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के लिए। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा चर्चित हुए हैं, हर्सबर्ग, मैक्लीलैंड, रेंसिस लिकर्ट और व्रूम। बाकी अगर हम देखें तो आर्गैरिस हैं, लेविट हैं, ब्लैक एंड माउटन हैं, और स्टॉटगिल हैं, और टेनेबनम हैं। तो ये लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं कि बिहेवियर को साइंटिफिक तरीकों की मदद से समझा जा सके। अब इन्होंने अपने खुद के जो अजम्पशन है उनको जस्टिफाई किस प्रकार किया। इनके अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मिक्सचर है सोशियो इकोनॉमिक और टेक्निकल सिस्टम का। सिस्टम शब्द यहाँ पर उस सेंस में नहीं लिया गया है। आपको जो नेक्स्ट मॉडर्न अप्रोच पढ़ाई जाएगी उसमें एक सिस्टम अप्रोच भी है, तो वहाँ पे सिस्टम को सब सिस्टम और एलिमेंट्स के रूप में लिया गया है। यहाँ पे भी हम मानेंगे उसी तरह से, लेकिन पर्टिकुलरली सब सिस्टम्स और एलिमेंट्स के रूप में नहीं लिया गया है। यहाँ पे एक मिक्सचर के रूप में लिया गया है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशियो इकोनॉमिक और
एक टेक्निकल सिस्टम का एक मिक्सचर है, जहाँ पर ग्रुप बिहेवियर तो है ही, साथ में इंटरपर्सनल बिहेवियर भी है। दो व्यक्तियों या दो या तीन व्यक्तियों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, उसके बीच में जो व्यवहार है, उसको भी शामिल किया गया है। पहली बार यहाँ पर बात की गई है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को छोड़कर इंडिविजुअल गोल्स की। इंडिविजुअल गोल्स इसलिए क्योंकि सबका अपना कैरियर और कैरियर पाथ है, वो किस हिसाब से अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करेंगे और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते हुए वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर इस बात की पहली बार चर्चा की गई है। मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी उसी तरह से उसी मीनिंग में है जैसे कि पहले की अप्रोचेज में ली गई है। इनका कहना ये था कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल ओपन और ट्रस्टिंग क्लाइमेट में रखिए, जहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और जो प्रोसेसेस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा नहीं दें। इसलिए यहाँ पर क्लाइमेट की ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो शब्द है वो भी पहली बार यूज़ में लिया गया, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उनके जो हेड्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण वहाँ पर बोटलनेकनेस क्रिएट होती है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो इसीलिए फिर बात आई कोलैबोरेशन और टीम वर्क की, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कोलैबोरेशन और टीम वर्क से दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो रेंजेस लिकर्ट हुए हैं उन्होंने व्यवहार को समझने के लिए 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल और 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल की भी आप ये तो नहीं कह सकते कि खोज की, लेकिन उन्होंने उसके मेथड को डेवलप किया ताकि हम व्यवहार को समझ सकें। तो अल्टीमेटली था वो यही कि उन्होंने प्रबंध को देखा एक एकेडमिक फील्ड की तरह, जैसे कि सोशलॉजी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, और साइंस के अंदर भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी इस तरह से डिवाइडेड है। तो एक अलग प्रबंध को एक अलग एकेडमिक फील्ड के रूप में स्थापित करने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो जो व्यवहार है उसको भी हम साइंटिफिक तरीक़ों से समझ सकते हैं, और इसीलिए फिर इसका नाम दिया गया बिहेवियरल साइंस। आप ऐसी साइंस अडॉप्ट कीजिए जो बिहेवियर को समझे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल मिक्सचर हो गया है सोशियो इकोनॉमिक और टेक्निकल का। तो वहाँ पर लोगों के बीच में एक संभावना बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई इंडिविजुअल गोल, और क्योंकि अल्टीमेटली काम हमको करना है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए, तो उनके बीच में क्योंकि टीम वर्क भी है और कोलैबोरेशन भी है, तो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ऑल इन ऑल, इन अ नटशेल, ये दोनों जो अप्रोचेज हैं वो फोकस करती हैं वर्कर्स के बिहेवियर के ऊपर, और ये कहती हैं कि अगर जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है अगर वो अप टू द मार्क होगा तो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इन तीनों के बीच में एक सेट ऑफ कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में हम अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये नियो क्लासिकल स्कूल समझ में आ गया होगा, और आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके आप इसको याद करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि हम मॉडर्न स्कूल की चर्चा करने वाले हैं, तो जब आपके पास 3-4 डायग्राम हो जाएंगे तो जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। थैंक यू।